हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम का मतलब है कि इनकम टैक्स को जैसे जैसे आप समझना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 5 तरह के कुछ P&L हैं। तो उन 5 तरह के P&L जो हम निकालेंगे उनसे हमें 5 तरीकों की इनकम मिलती है और उन्हें हम बोलते हैं हेड्स। तो हमारे पास 5 हेड्स हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी है, पहला हेड है। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, दूसरा हेड है। सैलरी के जो सेक्शन हैं वो इनकम टैक्स में सेक्शन 15 से 17 हैं और जो हाउस प्रॉपर्टी के जो सेक्शंस हैं वो हमारे 22 से 27 हैं। सीक्वेंस को देखें तो पहले सैलरी का हेड आता है और फिर हाउस प्रॉपर्टी का हेड आता है। लेकिन ये हेड ऑफ इनकम जो है ना, ये इतने ज़्यादा वास्ट हैं, इतने ज़्यादा बड़े हैं, इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं कि बच्चे इनसे घबराते हैं। तो टीचर अक्सर कहते हैं कि यार गगन, बच्चे पढ़ने में घबराए ना, इसलिए वो क्या करते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर को पहले पढ़ा देते हैं। ये बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ा सरल है। ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत इजी है, इसमें भी कुछ कठिनाइयाँ हैं, पर ये बाकियों के कंपैरिजन में छोटा है, आसान है। इसलिए मैंने लिखा कि पहले हम पढ़ाएंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद हम पढ़ाएंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। ये 2 हेड हैं जो हर बच्चे को पढ़ के जाने हैं और इन दोनों हेड से इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आएगा। उसके बाद हमारे पास छोटा हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसका कोई इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं आता है और बच जाते हैं 2 हेड, एक कैपिटल गेन और एक बिजनेस इनकम, जिसमें से हम हमेशा सजेस्ट करते हैं पहले कैपिटल गेन पढ़ लो फिर बिजनेस इनकम पढ़ लो। अब सर, हम तो घबराने वाले बच्चे हैं नहीं, टाइम सिर पढ़ते हैं, सीक्वेंस से पढ़ेंगे, पढ़ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं वीडियो बना दूंगा तो आप जिस मर्जी सीक्वेंस में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं इनकम फ्रॉम सैलरी से पहले शुरुआत करने जा रहा हूं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। आइए जी, ये गिरीश आहूजा सर की बुक है और इसमें ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर नंबर 5 है और मेरे पास सिंघानिया सर की बुक भी है और उनकी बुक में भी ये चैप्टर नंबर 5 है, ये आप देख सकते हैं। और सिंघानिया जी की ये बुक है। ये क्या है? अब ये हमारे नोट्स हैं जो कि हम आपको बना करके दे रहे हैं। क्यों बना के दे रहे हैं? क्योंकि इनकम टैक्स वास्ट है, तो उसमें से बुक में से जब हम पढ़ते हैं तो लॉ के साथ साथ ऑथर की एक्सप्लेनेशन होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है, तो एग्ज़ाम के टाइम में स्टूडेंट को रिवाइज करने में दिक्कत होती है। तो ये हमारे शॉर्ट समराइज या कॉम्पैक्ट नोट्स आपकी उस समय हेल्प करते हैं। अब वापस आते हैं, हम आपके साथ जो आज चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब सर, इनकम हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी से 2 तरीके की हो सकती है। एक तो हो सकती है कि सर हमने अपनी प्रॉपर्टी से रेंट कमाया। हम क्या कमा सकते हैं? रेंट कमा सकते हैं। ये रिकरिंग नेचर का होता है, मतलब बार बार आता है। और दूसरा ये होता है कि सर हमने अपनी हाउस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया, तो सेल करने से भी हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो सकता है। उसे हम इनकम नहीं कहते, उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट या फिर लॉस। हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब है बिल्डिंग। तो बिल्डिंग से हमें 2 तरीके की इनकम मिल सकती है। देखो, लॉ को थोड़ी देर के बाद पढ़ते हैं, थोड़ी पहले जनरल बातें कर लेंगे तो आपके लिए लॉ आसान हो जाएगा। सर, बिल्डिंग जो है उससे 2 तरीके की इनकम हो सकती है। एक तो हम रेंट कमा सकते हैं और दूसरा तरीका है कि हम अगर बिल्डिंग ही बेच दें तो हमें बिल्डिंग के एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते हैं, उसको प्रॉफिट बोला जा सकता है, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग।
तो सर इनमें से कौन से इनकम को इस चैप्टर के अंदर डील किया जाएगा? तो जब मैं आपको पढ़वाऊंगा, लॉ पढ़वाऊंगा, तो लॉ में ये लिखा हुआ है कि गगन रेंट से जो इनकम हो रही है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और जो सेल होने से प्रॉफिट और लॉस होगा उसे हम पढ़ेंगे कैपिटल गेन के चैप्टर में। अच्छा, एक तो ये वाली बात ध्यान रखना। दूसरी बात, नॉर्मली जो लोग होते हैं वो हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हैं या तो रहने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब अगर आप बड़े होंगे, पैसा कमाएंगे, तो आप सोचेंगे मैं पैसे को कहाँ लगाऊं, तो आपके पास विकल्प होगा, शेयर मार्केट में लगा लो, गोल्ड में लगा लो। कई लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं हाउस प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ, किराए पे दे दूंगा, इनकम होती रहेगी। तो उसने हाउस प्रॉपर्टी खरीदी, किस पर्पज से खरीदी? इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीदी। किससे खरीदी? सर हमने खरीदी एक रियल एस्टेट का जो डेवलपर होता है, जिसे हम सरल भाषा में, आम भाषा में बुलाते हैं बिल्डर। सर एक बिल्डर बिल्डिंग बना रहा था, मैंने उससे खरीद ली। तो बिल्डर के पास भी हाउस प्रॉपर्टी है, वो उसका क्या है? स्टॉक इन ट्रेड। मान लीजिए मैं कपड़े का व्यापारी हूं, तो मेरे पास कपड़े क्या कहलाएंगे? स्टॉक इन ट्रेड। मैं फर्नीचर का व्यापारी हूं, तो फर्नीचर मेरे लिए क्या होगा? स्टॉक इन ट्रेड। सर मैं कार का डीलर हूं, तो कार मेरे लिए क्या है? स्टॉक इन ट्रेड। तो जो लोग उन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं उनका हो जाता है स्टॉक इन ट्रेड। तो एक बिल्डर अपने मकान जो बनाता है, वो मकान उसके लिए हो जाते हैं स्टॉक इन ट्रेड, और स्टॉक इन ट्रेड को सेल करने से क्या होता है? पीजीबीपी। तो यानी कि अगर आप बिल्डर हैं और फिर आप अपने जो हाउस प्रॉपर्टीज होंगे, जो आपके लिए स्टॉक होगी, उन्हें आप सेल करेंगे, तो वो आपकी इनकम कैपिटल गेन की इनकम नहीं होगी, वो होगी आपकी बिजनेस की इनकम। अब देखो, मैं आपको तभी बताता हूं कि भाई इनकम टैक्स को ना आराम से मेरे साथ समझो। आप लोग मजाक में ले रहे हो, कह रहे हो कि सर कोई बात नहीं, बाद में पढ़ लेंगे, यूट्यूब से पढ़ लेंगे, तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, हम समझाना हमारा फर्ज है। मैंने आपको बताया रेंट से इनकम आएगी तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी, लेकिन अगर आपने बिल्डिंग को बेचा तो नॉर्मली लोग बिल्डिंग को इन्वेस्टमेंट के तौर पे अपने पास रखते हैं, इसलिए उसको इनकम को बोलेंगे कैपिटल गेन। लेकिन अगर आप बिल्डर हैं और आप बिल्डिंगें बेचते हैं, या आपका काम है, तो बिल्डिंग आपका स्टॉक इन ट्रेड है, और जिनका स्टॉक इन ट्रेड होता है उनकी इनकम कहलाती है बिजनेस इनकम। यानी हाउस प्रॉपर्टी को बेचने पे इनकम कैपिटल गेन भी हो सकती है, कब होगी आपको बता दिया, और बिजनेस इनकम भी हो सकती है, कब होगी वो भी बता दिया। सर अब मैंने इन्वेस्टमेंट के तौर पर बिल्डिंग खरीदी या मैंने स्टॉक इन ट्रेड के तहत उसको बनाया, दोनों ही केस में मेरी जो इनकम रेंटल इनकम होगी वो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्स होगी। ठीक है सर। अब एक बात और समझते हैं। सर बिल्डिंग, एक व्यक्ति है एक्स, एक व्यक्ति है वाई। एक्स बिल्डिंग का मालिक है, एक्स बिल्डिंग का मालिक है, और एक्स ने बिल्डिंग को रेंट पर वाई को दे दिया। एक्स ने बिल्डिंग को किराए पर वाई को दे दिया, तो एक्स अपनी इनकम निकालेगा, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ओके, पढ़ाऊंगा, सब कुछ लॉ में लिखा हुआ है, पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले कुछ बातें आपको समझा दूं, फिर पढ़ने से आपको जल्दी समझ में आएगा। अब वाई, वाई कौन है? तो सर वाई है टीनेंट, किराएदार। एक्स ने वाई को अपनी बिल्डिंग 30,000 रुपए पर मंथ के किराए पर दी, और वाई बहुत चालाक निकला। वाई ने ये बिल्डिंग आगे जेड को 40,000 रुपए पर मंथ के किराए पर सबलेट कर दी। ठीक है, पहले वाली थी लेटिंग, ओनर ने टीनेंट को क्या किया? लेटिंग, और टीनेंट ने आगे अपने टीनेंट को क्या कर दिया? सबलेटिंग। अब इस टीनेंट को 40,000 रुपए किराया मिल रहा है और ये 30,000 रुपए किराया पे कर रहा है। ये नेट बीच में 10,000 रुपए की टांग अड़ा रहा है, कांटा लगा रहा है।
अब एक्स की तो होगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन वाई की जो होगी, ये 10,000 रुपये जो इसको इनकम आ रही है, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी सर? वाई ने भी तो किराए पे दिया। तो अभी आपको मैं पढ़वाऊंगा, ये सारी बातें मैं आपको पढ़वाऊंगा कि जो ओनर होगा उसके लिए तो होगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और जो ओनर नहीं होगा, टीनेंट होगा, उसके लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगी। अच्छा सर, एक बात और, एक्स ने ये बिल्डिंग वाई को 30,000 पर मंथ रेंट पर दी हुई थी। थोड़े समय के बाद एक्स के मन में आया कि यार मैंने बिल्डिंग किराए पे दे दी, अब मैं सारा दिन घूमता रहता हूँ, मेरा तो टाइम पास होता नहीं है, छोड़ो। वाई से कहता है यार ऐसे है, तू कोई और जगह देख ले। वाई कह रहा है क्यों, क्या हो गया? एक्स कह रहा है यार अब मैं ना यहां पर ना खुद का बिजनेस करूंगा, मैं यहां पर खुद का बिजनेस चलाऊंगा, मैं सारा दिन खाली बैठ रहता हूं, मैं बिजनेस चलाऊंगा। अब बिजनेस वो चलाएगा तो उसका समय भी लगेगा और उसको मुनाफा भी ज्यादा होगा। अब एक्स के मन में आया कि मैं अपने बिजनेस से ही किराया ले लूंगा 30,000 रुपीज, क्योंकि मैं बिजनेस कर रहा हूं, इसलिए मैं अपने बिजनेस के P&L अकाउंट के अंदर खर्चा दिखा दूंगा रेंट के नाम का। तो बिजनेस में मैं इसे खर्चा दिखा दूंगा और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में मैं रेंट को इनकम दिखा दूंगा। उसके मन में ऐसा आ रहा है। तो सरकार ने इसका भी आंसर दिया। सरकार ने कहा यार खुद से किराया लेना ये क्या लॉजिक है? वो कह रहे हैं हाँ मैं खुद की एक इनकम दिखाऊंगा और व्यापार में खर्चा दिखाऊंगा। सरकार ने कहा ना अपना काम बढ़ा ना मेरा काम बढ़ा, खुद का अगर आप व्यापार कर रहे हो, खुद का व्यापार कर रहे हो, तो फिर आपको इसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट नहीं करना और बिजनेस में आपको इसका खर्चा नहीं डालना। यानी बिजनेस में रेंट का खर्चा नहीं डलेगा अगर बिजनेस के मालिक की बिल्डिंग है, और वो मालिक भी अपने पास किराए की इनकम नहीं दिखाएगा अपने ही बिजनेस से। ओके सर, ये बात समझ में आ गई। अब एक बात और समझ लेते हैं। सर मेरी बिल्डिंग कैसी है? डोमेस्टिक है। मेरी बिल्डिंग कैसी है? कमर्शियल है। मेरी बिल्डिंग कैसी है? गोडाउन है। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चैप्टर कहता है गगन जब आपने अपनी बिल्डिंग किसी को दी है किराए पर, तो वो उसके अंदर रहता हो, घर बना के रहता हो, आपको किराया देता हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पर उसकी इनकम निकालना। अगर वो वहां पर व्यापार करता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी उसकी इनकम यहाँ निकालना। यानी कि बिल्डिंग का इस्तेमाल क्या हो रहा है, डोमेस्टिक हो रहा है, कमर्शियल हो रहा है, गोडाउन हो रहा है, इस बात से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर अपना बिजनेस चल रहा है तो सरकार कह रही है कि फिर ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होगी। ठीक है। अगर ये बातें समझ में ना आई हो तो 5 मिनट वीडियो को रिवाइंड कर लो, मेरी बात दोबारा सुन लो। अब यही बातें मैं आपको लॉ में बताने वाला हूं कि लॉ में ये बातें कहां कहां कैसे लिखी हैं, और अगर कोई बातें छूट गई होंगी तो वो आपको वहां पर रिटर्न में मिल जाएगी। आइए जी, मैंने क्या कहा कि सैलरी से पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन अगर आपके कॉलेज में वो पहले सैलरी चैप्टर पढ़ा रहे हो तो सैलरी चैप्टर को पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सर इन दोनों चैप्टरों का आपस में कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है। चाहे सैलरी पहले पढ़ लो चाहे हाउस प्रॉपर्टी पहले पढ़ लो। तो सर फिर आप सीक्वेंस में चलते हुए पहले हमें सैलरी चैप्टर पढ़ा दो। मैंने कहा नहीं बेटे वो लेंदी है, तो पहले हम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, हमारी रिदम बन जाएगी, तो फिर हम सैलरी को बाद में पढ़ लेंगे। अच्छा, अब हर एक इनकम को निकालने के अपने नियम सरकार ने दिए हुए हैं, तो आप गलत नियमों को ना लगाओ। इसीलिए जब भी कोई इनकम की हम बात करते हैं तो उसके पहले सेक्शन के अंदर सरकार ये बताती है कि इसके आगे के सेक्शन
किस सिचुएशन में अप्लाई करने हैं, उसे हम बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन। यानी कि हर एक हेड का जो पहला सेक्शन होता है वो कहलाता है चार्जिंग सेक्शन। जैसे कि मैं यहां पर बात करता हूं इनकम अंडर द हेड सैलरी, इसका पहला सेक्शन है 15, ये कहलाएगा चार्जिंग सेक्शन। हाउस प्रॉपर्टी के हेड का पहला सेक्शन है 22 से 27 का, ये 22, ये कहलाएगा चार्जिंग सेक्शन। बिजनेस इनकम में ये कहलाएगा चार्जिंग सेक्शन, ये कहलाएगा चार्जिंग सेक्शन, और ये कहलाएगा चार्जिंग सेक्शन। हाउस प्रॉपर्टी के हेड का चार्जिंग सेक्शन छोटा है, सैलरी के सेक्शन का चार्जिंग सेक्शन छोटा है, बाकी सबके चार्जिंग सेक्शन ना बहुत बड़े बड़े हैं। तो पहले हम आते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी के ऊपर। पहला सेक्शन कहलाएगा चार्जिंग सेक्शन। ये चार्जिंग सेक्शन बताएगा कि कौन सी सिचुएशन में आपको हमारे इन प्रोविजंस को इस्तेमाल करना है। ओके, क्योंकि अगर आप गलत हेड लगाओगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। अभी जरा रुको, मेरी बातों को सुनते जाओ। सर, इनकम निकालनी है, इनकम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? इनकम निकालने के लिए रेवेन्यू में से खर्चों को माइनस करना पड़ता है, और हर एक इनकम को निकालने की एक अपनी स्टेटमेंट बना करेगी। जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है उसकी स्टेटमेंट ऐसी बना करेगी, ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। ये आप धीरे धीरे समझोगे, बल्कि नेक्स्ट क्लास से मैं आपको ये समझाना शुरू करूंगा। आज की क्लास में हम इसको नहीं पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम हाउस प्रॉपर्टी के कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स को पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। पहले आज हम थ्योरेटिकल पॉइंट पढ़ेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। हाउस प्रॉपर्टी का प्रैक्टिकल बहुत मजेदार होता है, बच्चा करता है तो उसको मजा आ जाता है, लेकिन सीक्वेंस में चलना है भाई। पहले हाउस प्रॉपर्टी के चार्जिंग सेक्शन को समझना है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। नाउ एक हाउस प्रॉपर्टी है, अगर मैं डायग्राम बनाऊं आपकी कंसंट्रेशन पर्पस के लिए, सिर्फ कि मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है, आपको बिल्डिंग जैसी नहीं लग रही हो तो माफी चाहूंगा, ठीक है। ये एक बिल्डिंग है, लेट अस सपोज, ठीक है, ये बिल्डिंग है। नाउ मैंने आपसे कहा अगर आपकी बिल्डिंग रेंट पर दी जाती है, अगर आपकी बिल्डिंग रेंट पर दी जाती है तो ही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात आएगी। ओके, अगर आप सेल कर दोगे तो फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात नहीं आएगी, फिर कोई और बात होगी। अब रेंट इनकम नहीं है, रेंट इनकम नहीं है, इनकम होता है रेवेन्यू माइनस खर्चे। अब क्योंकि इनकम हमेशा साल की निकाली जाती है, तो रेवेन्यू है रेंट, और इसमें से खर्चे माइनस करूंगा तो मेरी आएगी इनकम। यहां पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि लॉ ने कहा कि गगन, कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टी को हो सकता है किराए पे चढ़ा दें और फिर हमें बताए भी ना कि हमने किराए पे दिया हुआ है, इसीलिए हम ना रेंट को नहीं देखेंगे। हम रेंट जैसा ही एक सिमिलर वर्ड डेवलप करेंगे, उसको देखेंगे, और उसको उन्होंने एनुअल रेंट की जगह एनुअल वैल्यू का नाम देना है। तो यानी एनुअल वैल्यू एक शब्द इस्तेमाल होगा जो बेसिकली रेंट से ही डिराइव होगा, और हम आपको धीरे धीरे इस चैप्टर में उसकी बात बताएंगे, ठीक है।
तो पढ़ना शुरू करते हैं मेरे साथ साथ। जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं, अब वो बातें एक एक करके हमारे सामने आएंगी। अब हम लॉ पढ़ेंगे। मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूं अब, और अगले हाफ एन आवर तक आप कंसंट्रेशन से मेरी बातों को सुनेंगे। अगर आपका ध्यान इधर उधर है तो मत भटकने देना। थ्योरी भी आती है एग्जाम में, याद रखना। तो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं चार्जिंग सेक्शन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कौन सी कंडीशंस होंगी तब इनकम इस हेड में निकलेगी। पहला पढ़िए, एनुअल वैल्यू। मैंने कहा था इनकम हमेशा किस पीरियड की निकलती है, साल की निकलती है, इसलिए वर्ड यूज हुआ एनुअल। आपको अगर मैं कहता एनुअल रेंट तो आप कहते हाँ सर समझ में आ गया। एनुअल रेंट की जगह मैंने क्या लिखा, एनुअल वैल्यू। क्यों लिखा, क्योंकि लॉ ने ऐसा लिख के दिया हुआ है। वो कहते गगन कई लोग अपनी प्रॉपर्टी किराए पे नहीं देंगे, कहेंगे हमने तो किराया लिया नहीं, लेकिन हम समझते हैं कि वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, इसलिए हम उनकी भी इनकम टैक्स कर सकें, इसलिए हम यहाँ पर रेंट नहीं लिख रहे, हम एनुअल वैल्यू वर्ड लिख रहे हैं। और ये एक तरीके से आप अगली क्लास में सीखोगे, ये रेंट को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो वर्ड हुआ एनुअल वैल्यू, साल भर की वो वैल्यू जो प्रॉपर्टी को मिलती है रेंट से, उसकी वो बात कर रहे हैं। ये सेक्शन 23 मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, और सेक्शन 23 जिस बच्चे का कमांड हो जाएगी उसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कभी गलती नहीं होगी, और जो बच्चा सेक्शन 23 को स्किप करने की कोशिश करेगा वो कभी कभी गलती कर देगा, कभी कभी, हमेशा नहीं। तो एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति। अब सर संपत्ति तो कई सारी हो सकती हैं, तो यहां पर उन्होंने कहा गया कैसी संपत्ति, ऐसी संपत्ति जिसमें कोई बिल्डिंग है और लैंड अपरटेनेंट देयरटू। यानी वो कह रहे गगन रेंट की जगह ले लो एक वैल्यू, और वो वैल्यू किसकी लेना, एक प्रॉपर्टी की लेना, और वो प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए। अब देखो, अगर हमारे प्लॉट का साइज छोटा हो तो लोग इस पर 100% कवरेज कर देते हैं, बल्कि 100% से भी ज़्यादा कवरेज कर देते हैं, आपको लैंड दिखाई ही नहीं देगी। लेकिन अगर आपके पास सरकार से एक बड़ा प्लॉट मिला हो, एक बड़ा प्लॉट मिला हो, तो सरकार कहती है गगन अब आप ना यहाँ पर केवल 70% तक का एरिया ही कंस्ट्रक्शन करोगे, 30% का एरिया आपको लैंड बचा के रखनी पड़ेगी। इसका मतलब जिनके बड़े बड़े मकान होते हैं, बेंगलो आपको दिखाई देते हैं, तो बंगले में क्या होता है, आगे आपको गार्डन दिखाई देता है ना, तो वो इतना दिलदार नहीं है कि वो गार्डन बना के रखता है। उसको सरकार ने बोल रखा है भाई अब तू बड़ा व्यक्ति है, ढंग से बनाना, थोड़ी सी जगह को कंक्रीट से बचा के रखना ताकि बारिश आए, पानी जमीन में जाए, कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं। अब हमें यह लगता है कि सर बिल्डिंग में तो लैंड होती ही नहीं क्योंकि हमारे आसपास छोटे मकान है, लेकिन जैसे जैसे प्लॉट के साइज बड़े होते जाते हैं वहां पर लिख दिया जाता है कि बिल्डिंग छोटे पार्ट में बनेगी और थोड़ा सा आपको लैंड को भी रख के चलना होता है। तो अब एक व्यक्ति ने किराए पे बिल्डिंग दी, मान लो इस बिल्डिंग का किराया था 1 लाख रुपए, जिसमें से वो 60,000 रुपये बिल्डिंग का किराया कह रहा है और 40,000 रुपये इस ज़मीन का किराया कह रहा है। और वो आपसे पूछ रहा है कि सर ये जो 40,000 का किराया मुझे मिल रहा है इस ज़मीन का, इसको मैं कहाँ टैक्स करूँ? तो गवर्नमेंट बता रही है कि गगन देखो ये जो लैंड है ना ये इसी बिल्डिंग का पार्ट है, कोई अलग नहीं है। तो इसीलिए बिल्डिंग के साथ की जो लैंड होती है ना वो भी बिल्डिंग का पार्ट होती है। तो यानी ये जो आपका किराया है ना ये हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्स होगा। अब आप कहोगे अच्छा सर इतनी बात पे आपने इतनी मेहनत क्यों कर डाली? सुनो, एक व्यक्ति है, उसके पास 2 प्लॉट्स हैं, ठीक है, ये उसका हाउस नंबर 1 है और ये उसका हाउस नंबर 2 है। इस हाउस नंबर 1 में उसने प्लान के अकॉर्डिंगली एक बिल्डिंग बना दी, प्लान के अकॉर्डिंग बिल्डिंग बना दी।
मान लेते हैं प्लान में लिखा हुआ था कि 80% कवरेज करनी है, तो उसने 80% पार्ट में बिल्डिंग बना दी, लेकिन उसका साथ वाला जो प्लॉट था, अब वो प्लॉट खाली था, ये अलग प्लॉट है और ये प्लॉट खाली है। एक व्यक्ति ने उसे कहा, यार देख ऐसा है, मुझे कई कबार ना छोटे मोटे फंक्शन करने होते हैं, पार्टी फंक्शन करने होते हैं, तो तू ऐसा कर, ये दोनों प्लॉट मुझे किराए पर दे दे। अब ये अलग है और ये अलग है, ये केवल वेकेंट प्लॉट है और ये बिल्डिंग है और साथ में लैंड है। अब ये वेकेंट प्लॉट जो है ना, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं बन सकता, क्योंकि ये एक अलग प्रॉपर्टी है, इस पे कोई बिल्डिंग बनी हुई नहीं है, यानी बिल्डिंग के साथ जमीन जुड़ी हुई है तो हम उसे बिल्डिंग मानते हैं, यानी ये तो बिल्डिंग है, इसके लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लगेगा। लेकिन ये एक वेकेंट प्लॉट है और इसके लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं लगेगा, इसके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लगेगा। अब आप कहोगे सर ये बातें कहाँ लिखी है, तो मैंने कहा ना, अभी मैंने पढ़ाना शुरू किया, ये सारी बातें अब मैं आपको लॉ के टर्म में पढ़वाऊंगा, ठीक है। पहली बात अंडरलाइन कर लेना, एनुअल वैल्यू इसके बारे में बाद में बताएंगे। प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, जो बिल्डिंग हो और बिल्डिंग के साथ में लैंड हो तो चलेगी, अकेले लैंड नहीं चलेगी। तो मैं पढ़ते हुए लिख लेता था, हमारे टीचर जो कहते थे अकेले लैंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं होती है, ओके। ऑफ विच असेसी इज द ओनर, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बताया था कि अगर एक्स ओनर है प्रॉपर्टी का तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि यही बात यहां पे लिखी है कि उसके लिए असेसी कैसा होना चाहिए, असेसी होना चाहिए उसके लिए ओनर, असेसी इज द ओनर। अगर असेसी ओनर नहीं है तो फिर सेक्शन 22 अप्लाई नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने कहा था कि जो ये टेनेंट है वाई, अगर ये आगे फर्दर जेड को किराए पे देगा तो इसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं हो पाएगी, ओके। अदर देन सच पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी एज ही में ऑक्यूपाई फॉर द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम, अगर वो असेसी जो उस बिल्डिंग का ओनर है, अगर वो उसमें अपना बिजनेस चलाएगा तो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने वर्ड यूज किया अदर देन, यानी ऐसी प्रॉपर्टी को छोड़ देना जिस प्रॉपर्टी में ओनर खुद का बिजनेस या प्रोफेशन चलाता हो, उसके ऊपर भी सेक्शन 22 नहीं लगेगा। उसको छोड़ के बाकी जो इनकम है वो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्स होगी। अच्छा, अब यही बात अगर आप देखोगे तो गिरीश आहूजा सर की बुक अगर आपके पास है तो चार्जिंग सेक्शन में उन्होंने यही बात लिखी हुई है, और थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा लैंग्वेज में 19-20 चेंज कर दिया होगा कि कल को अगर उनकी बुक से कोई कॉपी करे तो वो कहेंगे भाई तू मेरी बुक से कॉपी कर रहा है, मेरी बुक में तो पेटेंट लगा हुआ है, ट्रेडमार्क लगा हुआ है, कॉपीराइट लगा हुआ है, लेकिन भाषा वही मिलेगी। एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी जिसमें बिल्डिंग हो, लैंड जुड़ी हुई हो, असेसी जिसका ओनर हो, है ना, उस पर इनकम टैक्स लगेगा अंडर हाउस प्रॉपर्टी, और उसके लिए उसे कुछ खर्चे मिलेंगे सेक्शन 24 में, और अगर वो प्रॉपर्टी उसने अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल नहीं की हो तभी यहां पर वो लगेगा। मैंने आपको एक्चुअली लॉ की लैंग्वेज में ये पढ़वा दिया, ऐसा ही मिलता जुलता गिरीश आहूजा सर की बुक में मिलेगा, और इसको अपनी भाषा में जो मैंने सुनाया वही आपको सिंघानिया जी की बुक में यहाँ पर मिलेगा, देखने को मिलेगा। अब आप कहोगे कि सर सिंघानिया जी की बुक में ऐसा क्यों है, उन्होंने लॉ को थोड़ा सा अपना सिंप्लीफाइड करके लिखा, ओके। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा ध्यान भटकने लगा हो, तुम्हारा ध्यान इधर उधर लगा हो, तो याद दिला दूं, इनकम टैक्स का सब्जेक्ट है भाई साहब। अगर ध्यान भटकाओगे तो आगे चल के ये तुम्हें भटका देगा।
इसीलिए इनकम टैक्स पढ़ते हुए अपने माइंड को पूरी तरह से फोकस रखना, अपने माइंड में और कोई विचार मत लाना, इधर उधर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व मत होना। पता चले कि साथ साथ टीवी देख रहे हो, साथ साथ कुछ और कर रहे हो, बातें कर रहे हो ना। ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को बार बार रीड करना, बार बार रीड करना। आपको सारी बातें याद हो जाएंगी कि हाँ सर ने ये बताया था कि अगर आप ओनर हो तभी हाउस प्रॉपर्टी लगेगा, अगर आपने खुद का बिजनेस किया है तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं आएगी, अगर आपने किराए पे दिया है फिर वो जो मर्जी इस्तेमाल करे, वो उसे अपने बिजनेस में इस्तेमाल करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो यहाँ पर आएगी। प्लॉट की इनकम यहाँ पर नहीं आएगी, बिल्डिंग की इनकम यहाँ पर आएगी, है ना। इन्हीं सारी बातों को एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा। तो सेक्शन 22 का एनालिसिस करके हमने नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको वही रिकॉल कराया है, यानी अब जो मैं पॉइंट पढ़ने जा रहा हूं वो ऊपर की एक्सप्लेनेशन है। ओके, देखिए सबसे पहली टर्म यहां पर क्या थी? सबसे पहली टर्म थी एनुअल वैल्यू। मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा एनुअल वैल्यू क्या होती है, फिर भी मैंने लिखा कि एनुअल वैल्यू बेसिकली आपकी प्रॉपर्टी का एक्चुअल या एक्सपेक्टेड रेंट हो सकता है, लेकिन ये रेंटल से ही निकलेगी। फिर आपने कहा था कि सर आपने एक बात कही थी कि अगर मैंने अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर दिया, प्रॉपर्टी मैंने खरीदी थी 10 लाख की और आज मैंने 5 करोड़ में बेच दी, तो मुझे कितना मुनाफा हुआ? तो उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट। इनकम नहीं है, उसे बोलेंगे प्रॉफिट। तो वो जो प्रॉफिट हुआ, क्या वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होगा? नहीं होगा। वो कैपिटल गेन होगा या बिजनेस इनकम में टैक्स होगा। पढ़िए, इनकम फ्रॉम सेल, सरल भाषा में सेल बोलते हैं, लॉ की भाषा में ट्रांसफर बोलते हैं। इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट कवर्ड अंडर दैट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो ट्रांसफर किया होगा हाउस प्रॉपर्टी वो कवर होगा आपके या तो कैपिटल गेन में या बिजनेस इनकम में। अब याद करो, कैपिटल गेन में कब होगा? अगर आपने एज अ इन्वेस्टमेंट हाउस प्रॉपर्टी खरीद रखी है तो कैपिटल गेन होगा, और अगर आप बिल्डर हो तो फिर मकान बेचना आपका सामान बेचने के जैसे होगा, तो आपके बिजनेस इनकम होगी। दूसरा पॉइंट, प्रॉपर्टी मस्ट कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपर टेनेंट देयरटू। हाउस प्रॉपर्टी के हेड में इनकम तभी टैक्स होगी जब आपके पास में बिल्डिंग हो। बिल्डिंग छोटी हो चलेगा, लेकिन बिल्डिंग होनी चाहिए। बिल्डिंग बिल्कुल भी ना हो तो फिर वो वेकेंट प्लॉट होता है। प्लॉट की आपने बाउंड्री कर दी अपनी सेफ्टी के लिए, तो क्या हो गया? वो रहेगा तो प्लॉट ही। और अगर आपने किसी को प्लॉट किराए पे दिया तो फिर हाउस प्रॉपर्टी हेड कहता है कि भाई फिर हम यहाँ पर आपके लिए काम नहीं कर पाएंगे, आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाना है। अब आप पूछेंगे सर ये सब क्यों हो रहा है? तो सरकार ने ना एक जनरल कंडीशंस का एक सिंप्लीफाइड तरीका दिया हुआ है। हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालना एक सिंप्लीफाइड तरीका है। तो गवर्नमेंट ने कहा जिनकी ये कंडीशन है उनका हम ये तरीका दे रहे हैं, जिनकी ये कंडीशन नहीं है वो फिर अपना दिमाग लगा के काम करो। अब यहां लिखा है इट शुड बी नोटेड दैट वी टैक्स रेंटल वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग। हम सेल को नहीं करते, हम रेंटल वैल्यू को करते हैं। बिल्डिंग कैसी है? चाहे तो आपकी रेजिडेंशियल है, सर मेरे पास रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, मैंने किसी को रहने के लिए किराए पे दी, तो यहां टैक्स होगी। लेकिन सर उसने उसमें बिजनेस करना शुरू कर दिया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो भी वो यहीं पर टैक्स होगी। सर मेरे पास कमर्शियल बिल्डिंग है, ऑफिस मैंने खरीद रखा है, किराए पे दिया हुआ है, यहीं टैक्स होगा। फैक्ट्री है, ऑफिस है, शॉप है, जो भी आपकी बिल्डिंग होगी उन सब की रेंटल वैल्यूज को हम यहीं पर ही टैक्स करेंगे। वेकेंट लैंड अगर आपके पास है तो वो यहां पर टैक्स नहीं होगी, वो हमेशा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी। ठीक है, एक बार पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। सर ये भी लिखा था सेक्शन 22 में कि असेसी उसका मालिक होना चाहिए। अगर एसएससी मालिक होगा तो इनकम यहां पर आएगी, अगर एसएससी मालिक नहीं होगा तो इनकम अदर सोर्स में चली जाएगी। तो यहां लिखा है कि अगर आप सब लेटिंग करते हो तो सब लेटिंग ऑफ बिल्डिंग इस हेड में टैक्स नहीं होती, वो आपकी अदर सोर्सेज में टैक्स होगी।
सर मैंने किसी को रेजिडेंशियल बिल्डिंग दी और वो उसमें कमर्शियल काम करने लग गया, बिजनेस करने लग गया। आपने कहा था कि अगर प्रॉपर्टी बिजनेस में यूज होगी तो वो यहां पर अदर देन में कवर हो जाएगी। ये दिखाई दे रहा है, अदर देन लिखा था। यहां पर अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहां पर लिखा हुआ है कि अदर देन तब अप्लाई होगा जब जो ओनर है, ये जो ओनर है, ये ओनर ऑक्यूपाई कर रहा है अपनी ही बिल्डिंग को अपने ही बिजनेस के लिए। अगर मैंने अपनी बिल्डिंग किसी और को दी किराए पे और उसने उसमें बिजनेस किया तो फिर ये अदर देन नहीं लग रहा। ये बिल्डिंग है, एक्स इसका ओनर है। अब एक्स इसमें खुद का बिजनेस कर रहा है, तो सरकार कह रही है कि भैया अपने बिजनेस से रेंट मत मांग लेना, ठीक है। कहीं पता चले कि तुम रेंट को यहां पर खर्चा दिखाओ और यहां पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने में लग जाओ, ना अपना समय व्यर्थ करो ना हमारा समय व्यर्थ करो। ये अदर देन में कवर हो गया, यानी इसको गवर्नमेंट ने छोड़ दिया कि इसके ऊपर हम टैक्स नहीं करेंगे, ठीक है। अब आपके मन में ये आ रहा है कि सर अगर गवर्नमेंट टैक्स नहीं करेगी तो गवर्नमेंट को नुकसान हो जाएगा। गवर्नमेंट कह रही है नहीं, अगर मैंने यहाँ पर 30,000 का किराया खर्चे में नहीं लिया तो इस बिजनेस की इनकम ऑटोमेटिकली खर्चा ना डलने की वजह से कुछ ज़्यादा आएगी, और ज़्यादा आएगी तो हमें वहाँ पर टैक्स मिल जाएगा, इसलिए हमारा कोई नुकसान इसमें नहीं है। अच्छा, दूसरी सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन ये है, ये बिल्डिंग का ओनर है एक्स, एक्स बिल्डिंग का ओनर है और उसने ये वाई को रेंट पर दी और वाई इसमें बिजनेस कर रहा है। अब ये वाई क्या करेगा, अपने बिजनेस में एक्सपेंसेस में रेंट को शो करेगा और एक्स अपनी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेगा। यानी कि अपना बिजनेस कर रहे हो तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं लगता, दूसरा कर रहा हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होता है। ओके, अगर प्रॉपर्टी यूज करता है असेसी इन कैरिंग ऑन बिजनेस एज पार्टनरशिप फर्म, ओके, तो भाई पार्टनर भी तो ओनर ही होता है ना। तो उन्होंने कहा कि अगर आप पार्टनर हैं और आप अपनी ही प्रॉपर्टी में पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं तो ये सेम केस हो जाता है, आप ओनर हैं। प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। अब एक बात कुछ समय से ऐड हुई है, समझ लीजिए। एक बिल्डर है और इस बिल्डर ने 20 फ्लैट प्रिपेयर किए, जिसमें से 12 फ्लैट सेल हो गए और 8 फ्लैट अनसोल्ड हैं। तो गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं, अगर आपके कोई फ्लैट अनसोल्ड हैं तो 2 सालों तक तो हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। 2 सालों के बाद हम इसके ऊपर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लगाना शुरू कर देंगे। वो कह रहा है कि सर मेरे ये प्लॉट बिक नहीं रहे। सरकार कह रही है तू जान के बेच नहीं रहा होगा, तेरे मन में लालच आ रखी है, तू जानबूझ के बेच नहीं रहा, लोग परेशान हो रहे हैं और हमें भी इसका, तू बेच तो हमें इसका कुछ ना कुछ फायदा मिले, लोगों को भी मिले। तो यानी कि अगर आप बिल्डर हैं, ये फ्लैट आपके स्टॉक इन ट्रेड हो जाते हैं, है ना। तो स्टॉक इन ट्रेड हो जाते हैं और अगर ये अनसोल्ड पड़े रहे तो 2 सालों के बाद गवर्नमेंट इसके ऊपर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जबरदस्ती लगाएगी। तो एनुअल वैल्यू ऐसे हाउसेस की यहां पर टैक्स की जाएगी, लेकिन 2 सालों के बाद, जब आपका हाउस कंप्लीट हो जाए उसके 2 सालों के बाद।
आइए, आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल दो जहां पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं लगता। गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ इनकम विच आर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होनी चाहिए लेकिन उनके ऊपर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं लगता। तो ये आपका पहला इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन हो गया। आपने अभी तक क्या पढ़ा कि अगर आपकी कोई बिल्डिंग है जिसके आप ओनर हो, बिल्डिंग है जिसके आप ओनर हो और जिसमें आप अपना बिजनेस नहीं करते हो, उस बिल्डिंग को छोड़ के बाकी सभी बिल्डिंग के ऊपर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट होगी। अब देखो, वो कह रहे आपके पास है फार्म हाउस और उस फार्म हाउस में एग्रीकल्चरल इनकम या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी आप करते हो, तो वो फार्म हाउस की बिल्डिंग एग्जेम्प्ट हो जाएगी। आपने देखा है कि लोग फार्म हाउस बनाते हैं और उस फार्म हाउस को किराए पे देते हैं कि भाई यहां पर आप मैरिज सेलिब्रेट करना, कोई और फंक्शन कर लेना, तो वहां पर वो बिल्डिंग जो है उसकी इनकम यहां पर टैक्स होगी। मैंने कहा कब नहीं टैक्स होगी, गवर्नमेंट ने कहा एग्रीकल्चरल इनकम माफ होती है, तो फार्म हाउस का इस्तेमाल अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में होगा तो फिर हम उस फार्म हाउस की इनकम को टैक्स नहीं करेंगे, वो एग्रीकल्चरल इनकम का पार्ट बन जाएगा। ओके, लेकिन अगर आप अपने फार्म हाउस को किसी को पार्टी मनाने के लिए किराए पे देते हो, किसी को मूवी की शूटिंग करने के लिए किराए पे देते हो, वो टैक्स होगा। कब टैक्स नहीं होगा? अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से रिलेटेड उसको आपने किराए पे दिया है। क्वेश्चन आएगा कि आपको 4 या 5 एग्जाम्पल देने हैं, तो मैं आपको कई सारे एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा, जो एग्जाम्पल समझ में आए वो याद कर लेना, एग्जाम में लिख देना। एनुअल वैल्यू ऑफ वन प्लेस ऑफ एक्स रूलर। अब क्या, राजाओं महाराजाओं के ज़माने चले गए लेकिन फिर भी राजाओं महाराजाओं के कुछ किले बचे हुए हैं, तो एक किला भी तो बिल्डिंग है, तो उन्होंने कहा उसकी भी इनकम हम टैक्स नहीं करेंगे। अब आगे चल के आप, अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर एक राजा था, उसके पास कोई किला था और उसने उसको किराए पे नहीं दिया हुआ, तो भी इनकम निकालोगे? तो आगे चल के समझ जाओगे, हाँ निकालेंगे। अच्छा, उसके बाद प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल पर्पसेस। आप समाज के भलाई के लिए, कार्यों के लिए अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी का भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्स नहीं होगा। पॉलिटिकल पार्टी हो, आप ट्रेड यूनियन हो, उनकी बिल्डिंग है, कोई स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है, कोई साइंटिफिक रिसर्च करने वाले लोगों की बिल्डिंग है, और ये जो सरकारी संपत्तियां हैं, एमसीडी की बिल्डिंग है, इन सब भी बिल्डिंग्स की भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं निकलेगी। आपके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें आप अपना बिजनेस चलाते हो, ये सेक्शन 22 ने बता रखा है, टैक्स नहीं होगा। एनुअल वैल्यू ऑफ 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेज आर नील। अब एक व्यक्ति है, उसके पास एक मकान है, उसमें वो रहता है, तो सर इनकम किस बात की? तो वो भी आप आगे चल के पढ़ोगे कि सरकार ने कहा हमने उसको माफ कर दिया। एक व्यक्ति ने एक और मकान ले लिया, 2 मकान है, एक में रहता है और दूसरा खाली रखा हुआ है। अब सरकार ने कहा चल तेरे दूसरे मकान को भी मैं एग्जेम्प्ट कर देता हूं। उसने एक और मकान ले लिया, 3 मकान हो गए। उससे पूछा भाई तीसरे मकान का क्या कर रहा है? कह रहा है वो भी खाली है। तो सरकार ने कहा चुप रह भाई, 2 के बाद तेरे जितने खाली पड़े मकान है ना, उनको भी हम टैक्स करेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं कि कब इनकम टैक्स नहीं होगी? अगर किसी व्यक्ति के पास 2 मकान है तो वो 2 मकानों तक ये दिखा सकता है कि भाई ये मेरे रहने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर उसने किराए पे नहीं दिए तो सरकार कहेगी ठीक है, तेरे 2 मकानों की हम तुझे एग्जेम्पशन दे रहे हैं, उसका हम टैक्स नहीं करेंगे। 2 से ज़्यादा मकान तेरे पास होंगे, भले तूने किराए पे ना दिए हों, फिर भी हम उसकी इनकम टैक्स कर देंगे। तो धीरे धीरे पढ़ रहे हो सकता है आपके मन में डाउट आ रहा हो, मैं क्लियर कर देता हूं। एक व्यक्ति के पास 5 मकान है,
बड़ा रईस है सर, लोगों के पास एक नहीं होते, इसके पास 5 है। इसने कोई भी किराए पे नहीं दे रखा, ये कहता है इसको भी मैं रहता हूं, सेल्फ ऑक्यूपाइड सेल्फ ऑक्यूपाइड सेल्फ ऑक्यूपाइड सेल्फ ऑक्यूपाइड सेल्फ ऑक्यूपाइड। हमने कहा भाई तू किराए पे क्यों नहीं देता? कहता है भैया मुझे किराएदारों पे भरोसा नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी हड़प लेंगे, मैंने किराए पे नहीं दिया। तो सरकार ने कहा कोई बात नहीं, कोई भी 2 प्रॉपर्टी तेरी मर्जी है, 2 प्रॉपर्टी को तो छोड़ दे, बाकी की जो तेरी 3 बच जाएंगी ना, उनको हम जबरदस्ती इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्स करेंगे। और वैसे तो मैं आपको बताऊंगा कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी भी गवर्नमेंट टैक्स करती है, लेकिन वो आगे चल के बताऊंगा, अभी एलिमेंट्री स्टेज के ऊपर इसको छोड़ देते हैं। अगर आप बिल्डर हो और आपकी प्रॉपर्टी 2 सालों तक नहीं बिकी है तो 2 सालों तक तो हम बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद हम उसके ऊपर भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के प्रोविजन लगाएंगे। तो हमसे पूछा गया कब एग्जेम्प्ट होगी? 2 सालों तक एग्जेम्प्ट होगी। तो आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक। अब मैं आपको इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूं। मैंने कहा था प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा, कब? नेक्स्ट क्लास में। सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कब लगता है? तब लगता है जब असेसी उसका क्या हो? ओनर हो। ओनरशिप एक तो होती है क्लियर टाइटल है, सर कोई दिक्कत नहीं, मेरे नाम प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरी होती है डिस्प्यूटेड, कि मेरी ओनरशिप डिस्प्यूटेड है, या सर ऑन पेपर इस प्रॉपर्टी का ओनर हो सकता है कोई और हो, ऑन पेपर कोई और हो। तो जब क्लियर सिचुएशन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जब कुछ उलझन है तो सरकार कह रही है कि भाई कैसे इनकम निकलेगी, तो इसको हैंडल करने के लिए सरकार ने एक सेक्शन बना दिया डीम्ड ओनर, यानी कुछ सिचुएशंस में गवर्नमेंट ओनर को मान लेगी कि भाई तू ओनर है, जबकि पेपर पे किसी और का नाम है। पेपर पे किसी और का नाम है, लेकिन सरकार कहेगी कि हम जिसको ओनर मानेंगे उसी से हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्स लेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास थ्योरी का, सेक्शन नंबर 27 डीम्ड ओनरशिप। यानी मैं सेक्शन 22 आपको पढ़ा चुका हूं और अब सेक्शन 27 आपको अब पढ़ा देता हूं। नाउ इनकम निकलेगी सेक्शन 22 से लेकर 26 में, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकलेगी 22 से 26 में। किसके लिए? जो ओनर होगा। तो ओनर किसे मानेंगे? उन्होंने कहा कुछ सिचुएशन में हम ओनर को डीम्ड करेंगे। एक पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम ट्रांसफर कर दी, पेपर में ओनर बन गई है वाइफ। एक व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर्टी माइनर चाइल्ड के नाम ट्रांसफर कर दी, बच्चा है 10 साल का बच्चा है उसके नाम ट्रांसफर कर दी, बच्चा है 5 साल का है उसके नाम ट्रांसफर कर दी प्रॉपर्टी। एक्सेप्ट माइनर मैरिड डॉटर, अगर कोई बच्चा है उसके नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, वो बच्चा बॉय है गर्ल है मैटर नहीं करता, लेकिन इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंगली वैसे तो बाल विवाह इलीगल है, लेकिन अगर किसी का बाल विवाह हो गया है और उस लड़की की शादी हो गई है तो फिर ये प्रोविजन नहीं लगेगा। ओके, तो अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी अपने स्पाउस को या अपने किसी माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर करे, माइनर चाइल्ड में मैरिड डॉटर को छोड़ देना, और अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, और वो उससे पैसे ना ले या पैसे बहुत कम ले रहा है, तो सरकार कहती है कि भाई फिर हम मालिक उस व्यक्ति को मानेंगे जिसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है। अच्छा, अब सर किसी भी व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया? सुनिए, एक पर्सन एक्स है,
उसको बहुत अच्छी सैलरी की इनकम मिलती है। उसने कुछ पैसे बचाए और एक हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली, और हाउस प्रॉपर्टी उसने मिसिज एक्स के नाम पर रजिस्टर करवा दी, और इस प्रॉपर्टी को उसने रेंट पर दे दिया। तो वो कह रहा है कि रेंट तो मिसिज एक्स को मिल रहा है, मुझे तो थोड़ी ना मिल रहा है। और आपको पता है इनकम टैक्स में होता क्या है, स्लैब रेट लगती है। आप भी समझ रहे हो, एक्स को अपनी पत्नी से प्यार नहीं होगा। सर आपको कैसे पता प्यार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। सरकार कह रही है तुझे प्यार नहीं है, तूने इनकम टैक्स की चोरी करने के लिए इस संपत्ति को अपनी वाइफ के नाम रजिस्टर करवाया, और उसकी इनकम तूने वाइफ के नाम से दिखाई, क्योंकि अगर तू अपने नाम से दिखाता तो तेरे को टैक्स ज्यादा देना पड़ जाता। तूने टैक्स की चोरी की है। तो भले कागजों में मिसिज एक्स ओनर है, लेकिन हम रेंट के लिए मिस्टर एक्स को ही टैक्स करेंगे, क्योंकि हमारी नजरों में वो ओनर माना जाएगा। एक्स कह रहा है यार तुम ऐसे कैसे कह रहे हो, मेरे को अपनी पत्नी से बहुत प्यार है। तो सरकार कह रही है अगर पत्नी से प्यार है तो पत्नी के लिए टैक्स भी तू ही भरेगा, तेरी इनकम में काउंट करेंगे, तेरे को टैक्स लगाएंगे। जब पत्नी को प्रॉपर्टी दे सकता है तो इनकम का छोटा सा टैक्स भी दे दे। देखो, एक इंडिविजुअल, अब वो पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकता है पत्नी बहुत कमाती हो, पत्नी ने पैसे बचाए, हाउस प्रॉपर्टी खरीदी और अपने पति के नाम रजिस्टर करवा दी। तो कोई भी व्यक्ति जो ट्रांसफर करता है बिना कंसीडरेशन लिए हुए कोई हाउस प्रॉपर्टी अपने स्पाउस को, तो अगर तो उनके बीच में डाइवोर्स जैसी सिचुएशन आई है, तलाक हुआ है, तब तो ठीक है। अगर तलाक नहीं है तो फिर हम उसी इंडिविजुअल व्यक्ति को उस मकान का ओनर मानेंगे। सर एक्स और वाई पति पत्नी थे, और अब वाई डाइवोर्स हो गया है, अलग हो गई है, और एक्स का मकान वाई के नाम कर दिया जज साहब ने। एक्स पैसे कैसे मांगता? क्या अभी भी एक्स को ओनर मानोगे? सरकार ने कहा नहीं। अगर एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट है, डाइवोर्स हुआ है या म्यूचुअल कंसेंट से हुआ है, जो भी हुआ है, तब नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आपके बीच में कोई झगड़ा कलेश वाली बात नहीं थी, फिर भी आप अपने स्पाउस के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दोगे, तो कागजों में वो ओनर रहेंगे, लेकिन इनकम टैक्स आप ही को ओनर मानेगा, आप ही की इनकम कैलकुलेट करेगा, आप ही से टैक्स लेगा। ये बात स्पाउस पर और माइनर चाइल्ड दोनों के ऊपर लगेगी। होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल एस्टेट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके टुकड़े हो नहीं सकते। ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके 5 लोग हैं लेकिन वो आपस में बट नहीं सकती। तो सरकार ने कहा जो उसका होल्डर है, जो उस पर पोजेशन रखे हुए हैं, हम उसको ओनर मानेंगे, उसको टैक्स करेंगे। ज्यादा इसको समझना नहीं है, बस आपने इसको पढ़ करके 2 बार पढ़ के याद कर लेना। एग्जाम में अपनी लैंग्वेज में लिख दोगे तो भी चलेगा, और आपकी रिमेम्बरेंस के लिए मैंने ये हेडिंग बनाई है। मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कुछ लोग ना सोसाइटीज में रहते हैं, ये बहुत बड़ी एक लैंड है, इस लैंड की ओनर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एक सोसाइटी है, उसकी लैंड है, उसने इसके ऊपर अलग अलग बिल्डिंगें बनाई। ठीक है, सोसाइटी के अंदर आप जाते हो ना, फ्लैट बने हुए होते हैं, और उन्होंने एक एक पर्सन को उसके सोसाइटी में शेयर के बदले में एक फ्लैट दे दिया। मतलब ये कि जिन लोगों के फ्लैट हैं वो दरअसल सोसाइटी में अपना हिस्सा रखते हैं, और उनके हिस्से की वजह से उनको सोसाइटी में फ्लैट मिला हुआ है। तो सर सोसाइटी ने सीधा फ्लैट उस व्यक्ति को क्यों नहीं दिया? सोसाइटी कहती है ऐसे में ना कंट्रोल करने में दिक्कत होती है, ये जो मालिक बन जाएंगे ना तब हमारे सर पे नाचेंगे, और जब ये हमें तंग करेंगे तो अब इनको याद दिलाएंगे कि फ्लैट के मालिक तुम नहीं हो, हम हैं, हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट कहती है
कि सोसाइटी की वर्किंग ना मैनेजमेंट और कंट्रोल की वजह से रहती है, अदरवाइज तो एक्चुअल में गवर्नमेंट कहती है कि हम इसी पर्सन को फ्लैट का ओनर मानेंगे। यानी कि सोसाइटी के कागज में नहीं लिखा हुआ कि एक्स उस फ्लैट का मालिक है, सोसाइटी के कागज में लिखा हुआ है एक्स ने हमारे यहां पे ये शेयर ले रखा है और इस शेयर के बदले में हम इसे ये वाला फ्लैट में रहने को कह रहे हैं, रह लीजिए। लेकिन सरकार कहती है कि ये तो एक व्यवस्था है सोसाइटियों को मैनेज करने की, असल में तो सोसाइटी एक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल प्ले कर रही है, असल में मिस्टर एक्स ही उसका मालिक होता है। इसलिए सरकार कह रही है कि कागजों में सोसाइटी मालिक दिखाई देगी, लेकिन हम इनकम टैक्स में एक्स को ही ओनर मानेंगे, और अगर किराए पे दी है एक्स ने तो किराया भी एक्स को ही मिलेगा और टैक्स भी हम एक्स को ही करेंगे। अगर ये ना लिखा होता तो एक्स इस बात का फायदा उठाता, वो कहता देख लो भैया मालिक कौन है कागजों में, कौन है, सोसाइटी, सोसाइटी से टैक्स लो। सरकार ने कहा पागल मत बना, हमने कानून लिख दिया, तू ही मालिक माना जाएगा। पोजेशन इन पार्ट परफॉर्मेंस अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। कई बार क्या होता है ना, आपने कुछ बयाना दिया, फिर आपने उस प्रॉपर्टी के ऊपर पोजेशन ले लिया। अब आपने पोजेशन ले लिया तो अब आप उसके ओनर माने जाओगे। यानी कि क्या होता है, आपने प्रॉपर्टी पे कब्जा ले लिया और फिर आपने पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवा ली, कागजों को वहां जाके चेंज नहीं करवाते हो क्योंकि आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो सरकार कह रही है कि भैया जो पोजेशन में आ जाएगा उसी को हम ओनर मान करके चलेंगे। पर्सन हैविंग लीज राइट इन द प्रॉपर्टी फॉर नॉट लेस देन 12 ईयर्स। अब किसी ने प्रॉपर्टी लीज पर ली और वो लीज लेता है, लीज का मतलब होता है किराए पर, और उसने 12 साल से ज्यादा के पीरियड का एग्रीमेंट किया हुआ है, तो फिर सरकार कहती है फिर हम ऐसे में उसी व्यक्ति को, वो जो किराएदार है जिसने 12 साल से अधिक पीरियड का एग्रीमेंट किया हुआ है, हम उसी को मालिक मानेंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं डीम्ड ओनरशिप। और आज हम यहीं पर रुकेंगे। ये देखिए हमने क्या पढ़ा। अगर मैं गिरीश सर की बुक से कहूं तो मैंने आपको चार्जेबिलिटी सेक्शन ये मैंने आपको पढ़ा दिया, फिर जो उसकी डेफिनेशन की जो चार्जिंग सेक्शन की एक्सप्लेनेशन थी वो मैंने आपको पढ़ा दी। डीम्ड ओनरशिप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, एग्जाम में थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप डीम्ड ओनरशिप को आप इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी मार्क करके चलेंगे। मैंने ट्रांसफर टू स्पाउस और ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड एक ही पॉइंट में कवर कर दिया था, बुक ने इसे 2 पॉइंट के अंदर कवर कर दिया। आपकी स्टेट बट नहीं सकती। ओ माय गॉड क्या हो रहा है, ये आपकी स्टेट बट नहीं सकती। कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपने पोजेशन ले ली है और आपने 12 साल से ऊपर का लीज एग्रीमेंट किया है, ये मैंने आपको बता दिया। हाउस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कैसा भी हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, केवल अपने बिजनेस में आपने उसका इस्तेमाल नहीं करना। अगर अपने बिजनेस में इस्तेमाल करोगे तो फिर हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी का कानून नहीं लगता। और फिर मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया कि कब कब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बिल्डिंग होने के बावजूद, ओनर होने के बाद हम यहाँ पर टैक्स नहीं करते। इसको भी आप रीड कर लेना। ये एग्ज़ाम में कम आता है, लेकिन जब ये आता है तो बच्चों को दुख होता है कि यार अगर हमने 5 मिनट लगा करके इसको रीड कर लिया होता तो हमें 4 से 5 नंबर मिल गए होते। ठीक है, तो इसको आप रीड करेंगे, रीड करके ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। सेक्शन 22 हो गया, सेक्शन 27 हो गया और ये हो गया। आपने मेरे साथ इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इनकम टैक्स की क्लास ज्वाइन कर लेना, वरना बाद में आप कहोगे कि सर आपने बताया नहीं था, और मैं कहूंगा मैंने तो बार बार बताया था। सर क्या इनकम टैक्स में थ्योरी है? नहीं बाबा नहीं, प्रैक्टिकल है। तो सर करवाया क्यों नहीं? अब इस थ्योरी के बेस पर अब प्रैक्टिकल बनना शुरू होगा, आपको उसका लॉजिक समझ में आना शुरू होगा, माइनर बारीकियां समझ में आएंगी तो आंसर ठीक बनेंगे।
वरना आप आंसर निकालोगे कुछ, बुक में होगा कुछ, और आप कहोगे सर मेरे को तो चैप्टर समझ में ही नहीं आ रहा। आज की क्लास की थ्योरी याद कर लेना, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम आपको प्रैक्टिकल की बातें बताएंगे। टाटा बाय बाय, सी यू, धन्यवाद।